हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम आपको सबसे पहले लेके चलते हैं दृश्य कला के बारे में, जो त्वरित और विस्तृत पुनरीक्षण श्रृंखला में जो है कला और संस्कृति के जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें से सबसे पहला है दृश्य कला के बारे में देखते हैं। तो दृश्य कला में देखिए, सबसे पहले क्या होता है, कला और संस्कृति के स्तंभ जो है, कला और संस्कृति के स्तंभ है, उसमें है दृश्य कला, प्रदर्शन करने योग्य कलाएं और भारत की संस्कृति। उसके बाद दृश्य कला में सबसे पहले भारतीय मूर्तिकला, भारतीय वास्तुकला और भारतीय मृदबान, भारतीय चित्रकला के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रदर्शन करने योग्य कला में भारतीय संगीत, नृत्य के प्रकार, भारतीय थिएटर, भारतीय कठपुतली, मार्शल आर्ट के बारे में अध्ययन करेंगे, जो एग्जाम में एसएससी में भी पूछा जाता है। साथ में ही भारतीय संस्कृति की जो बात है, भारतीय भाषा, भारतीय दर्शन, भारतीय कैलेंडर, सिक्के और हस्तशिल्प, मेला और त्योहार, गणित, ज्योतिष और धर्म। चलते हैं पहला, भारतीय मूर्तिकला। भारतीय उपमहाद्वीप में मूर्तिकला का सबसे पहला प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होता है। सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्तियाँ की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मूर्तियाँ का निर्माण कांस्य, पत्थर और टेराकोटा मिट्टी आदि से होता था। कांस्य को पिघलाकर मूर्ति बनाने की कला व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था। मोम पिघलाकर मूर्ति बनाने की तकनीकी सीर पैरद्यू का भी इस्तेमाल किया जाता था। पत्थर जो है, पॉलिश किए हुए लाल चूना पत्थर से बना हुआ एक नर का धड़ हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। सेलखड़ी से बने दाढ़ी वाले पुजारी जो कि मोहनजोदारो से प्राप्त हुए हैं, और सुमेरियन क्षेत्रों के ऊर और सूसा में खोजे गए उसी तरह की मूर्ति का लगभग सादृश्य है। साथ ही कांसा, मोहनजोदारो से कांस की बनी हुई एक नर्तकी की जो त्रिभुवन है। उसके बाद मौर्य मूर्तिकला। इसमें क्या होता है, मौर्य काल के दौरान भारतीय मूर्तिकला में काफ़ी प्रगति हुई, काफ़ी हद तक बौद्ध धर्म से प्रभावित हुआ। इस अवधि में पत्थर की भारतीय मूर्तिकला की उपस्थिति चिन्हित किया गया। धार्मिक अभिव्यक्ति के रूप में मूर्तियों का उपयोग के रूप में स्तूपों की सजावट के रूप में तोरण और मेधी के रूप में किया जाता था। मौर्य काल के प्रसिद्ध मूर्तियों में यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति प्रमुख है। याद रखना है क्या, यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति प्रमुख है। वे सभी धर्मों से संबंधित थे, कोई एक पार्टिकुलरली धर्मों से नहीं थे। ठीक है। मौर्य काल के बाद जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछते हैं, मौर्य काल की अवधि के दौरान कला की गांधार शैली, कला की मथुरा शैली और कला की अमरावती शैली, ये बहुत फेमस है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको अंतर को देख लेते हैं। कला की गांधार शैली, कला की मथुरा शैली और कला के अमरावती शैली में क्या करते हैं, यह उत्तर पश्चिम सीमांत में विकसित हुए थे। मथुरा शैली में जो मथुरा, शोक और कंकालिटा में, और जो कला के अमरावती शैली जो थी कृष्णा और गोदावरी की निचली घाटी में थी। कला की अमरावती शैली की थी स्थानीय रूप से थी सफ़ेद संगमरमर के अथी में। जो कला की गांधार शैली थी यूनानियों या हेलेनिस्टिक भारतीय यूनानी कला से प्रभावित था। पहले के अवधि में नीले हरे बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया था, बाद में अवधि में मिट्टी और प्लास्टर का प्रयोग किया गया था। मुख्य रूप से बौद्ध धर्म का प्रभाव था। कुषाण राजवंश द्वारा बढ़ावा प्रदान किया गया। विशेषतः बहुत से अधिक बालों के साथ आध्यात्मिक बुद्ध कम गहने पहने हुए बड़ा ललाट योगी की स्थिति में बैठे हैं, इसके उदाहरण हैं। कला की मथुरा शैली की बात करते तो मथुरा, शोक और कंकालिटा के रूप में स्थानीय रूप से प्रसिद्ध थे। चीटीदार लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग, बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म का ज़्यादा प्रभाव था। कुषाण शासकों द्वारा संरक्षित हुआ। बुद्ध को मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ प्रसन्न मुद्रा में दिखाया गया। सिर और चेहरा मुंडा हुआ, हृदय पुष्ट, मांसपेशियों से भरा हुआ शरीर, चुस्त कपड़े, ऊर्जावान शरीर बुद्ध का चेहरा अनुग्रह को दर्शाता है। पद्मासन में बैठे हुए अभय मुद्रा में। कला के अमरावती शैली की बात करते हैं, इसमें कृष्णा और गोदावरी की निचली घाटी के एरिया को मतलब स्थानीय रूप से सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग, बौद्ध धर्म का प्रभाव इसमें ज़्यादा था। सातवाहनों शासकों द्वारा विकसित कथात्मक कला को दर्शाता है। बुद्ध की व्यक्तिगत विशेषताओं पर कम जोर दिया गया। मानव के साथ साथ पशु रूप में बुद्ध के पिछले जन्म के जीवन पर आधारित जातक कथा का विषय वर्णन किया। जातक कथा किससे संबंधित है, कला की अमरावती शैली से। नेक्स्ट क्या है,
बुद्ध बड़े कान आंधी गुप्त की दौड़ थी। गुप्त मूर्ति कला की जो बात करते हैं, हिंदू बौद्ध जैन धर्म के प्रसार में परिणाम इन धर्मों से संबंधित मूर्तियाँ थी। देवी देवताओं की मूर्तियाँ बननी शुरू हुई। मूर्ति कला का मुख्य पारंपरिक केंद्र मथुरा था, जिसके साथ बौद्ध यूनानी कला केंद्र गंधार भी फलता फूलता रहा। गुप्त काल के दौरान ही मूर्तियाँ निर्माण की सारनाथ कला विकास हुआ। मथुरा और सारनाथ से उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में मूर्ति कला का निर्यात किया गया। विशेषतया लाल बलुआ पत्थर का उपयोग, धातु का उपयोग, मूर्तियाँ को कपड़े पहने सिखाया जाना, बुद्ध के सिर के चारों ओर प्रभाव मंडल की सजावट। उदाहरण के तौर पर देखें तो सुल्तानगंज बिहार में से जो प्राप्त बुद्ध है, जो कि एक तांबे की मूर्ति है। देवगढ़ में मंदिरों से प्राप्त पत्थरों पर की गई नक्शाकृति नक्शाकशी तथा उदयगिरी और अजंता के मंदिरों में प्राप्त मूर्तियां शिल्पकला का उत्कृष्ट नमूना है। उदाहरण के तौर पर विष्णु मंदिर देवगढ़ के उत्तर प्रदेश में। दक्षिण भारत की मूर्ति कला की बात करें तो इसमें मंदिर की दीवारों पर मूर्तियों की नक्काशी चोल मंदिरों की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। कांची के पल्लव शासकों के तत्वावधान में अत्यधिक महत्वाकांक्षा वाला एक कलात्मक आंदोलन फला फूला था और महाबलीपुरम में 7 विशालकाय पेगोडाओं का निर्माण करने का श्रेय इन्हीं शासकों को जाता है। महाबलीपुरम में गंगा के उद्भव अवतरण का वर्णन भारत की सबसे बड़ी और सबसे विस्तृत मूर्ति रचना है। कुछ उत्कृष्ट प्रतिमाओं को इनका संरक्षण प्राप्त होने का सौभाग्य मिला था। इसमें से कुछ प्रस्तर का उत्कीर्ण में महिषासुर मर्दिनी, ग्रीगोवर्धन फलक, अर्जुन का तप या गंगा का अवतार, त्रिविक्रम विष्णु, गजलक्ष्मी और अनंत श्यामनम है। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश नाथ मंदिर एक उत्कृष्ट शैलोकृत मंदिर परिसर है। इसमें से महाबलीपुरम के विभिन्न रथों में अनेक समानताएं और 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व मध्य में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण के शासनकाल में इस मंदिर का निर्माण हुआ। मंदिर को अंदर तथा बाहर सुंदर, ललितापूर्ण और भव्य मूर्तियों द्वारा अलंकृत किया गया, जो कि एक शिव, पार्वती, सीताहरण और रावण के पर्वत हिलाने से प्रसंग पर आधारित है। एलिफेंटा की गुफा में तीर्थ मंदिर राष्ट्रकूट का एक ऐसा महान स्मारक है जिसमें सुप्रसिद्ध महेश मूर्ति एक ही शरीर के उत्कीर्ण 3 सिर भगवान शिव के विभिन्न पहलुओं पर निरूपित करते हैं। चोल मंदिर में सर्वाधिक परिपक्व तथा राजसी मंदिर के तंजावुर बृहदेश्वर मंदिर मूर्ति का एक नवीन परिपक्वता हासिल कर ली है। अब चलते हैं 12वीं शताब्दी के मध्य कोणार्क के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन ने किया था। यह सूर्य को समर्पित है। इसकी कल्पना विशाल पहियों पर पत्थर के एक विशाल रथ के रूप में की गई, जिसे पिछले पैरों पर खड़े 7 अश्व खींच रहे हैं। ओडिशा के मंदिर में मनोहारी और युवा की सम्मोहक मुस्कान, राजसी आभूषण से सजे केशों के साथ ऐसे कई प्रतिमाएं जिन्हें नायिका कहते हैं। कृष्णदेवराय के विजयनगर साम्राज्य के चिदम्बरम में गोपुरों में से एक भगवान कृष्ण की नक्काशी में चित्रित दिखाया गया है, जो होयसल शिल्पकला का एक शानदार उदाहरण है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण को इंद्र के प्रकोप से गोकुल वासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को पकड़े हुए दिखाया गया है। नटराज की मूर्ति की विशेषता देखें तो इसमें क्या है, इसमें प्रतिमा में शिव के दाहिने ओर संतुलित रूप से खड़े हुए उसी पैर पर पंजे के अज्ञान या विस्मृति के दैत्य स्मार को दबाते हुए दिखाया गया है। साथ ही शिव भुजंग त्रासदी की स्थिति में अपने बाएं पैर को उठाए हुए हैं, जो तिरोभाव यानी भक्त के मन से माया भ्रम का पर्दा उठाने का प्रतीक। उनकी चारों भुजाएं बाहर की ओर फैली हुई है। मुख्य दाहिना हाथ अभय हस्त की मुद्रा में उठा हुआ है। उनकी ऊपरी दायां हाथ डमरू, जो कि उनके प्रिय वाद्य है, ऊपरी बायां दशरथ मुद्रा में दाहिने हाथ की अभय मुद्रा को जुड़ा हुआ है। उसके बाद चलते हैं भारतीय आधुनिक मूर्तिकला। समकालीन भारतीय मूर्तिकला की मूलभूत विशेषताएं में से एक थी। समस्याएं समकालीन चित्रकला की मूलभूत विशेषताओं एवं समस्याओं में लगभग समान ही है। कुछ भी हो, यह महान भारतीय परंपरा से दूर है तथा यह आधुनिक उदार अंतर्राष्ट्रीय संकल्पना पर कुछ अधिक ही मजबूती से निर्भर करता है। उदाहरण तौर पर देखें तो गगनेंद्र नाथ टैगोर द्वारा रचित फूल तोड़ती स्त्री का चित्र, जेमिनी राय द्वारा रचित पुजारिनों का चित्र, वीरेंडे द्वारा रचित जून 70 का चित्र तथा के.जी. सुब्रमण्यम का मुर्गा विक्रेता आकृति की कल्प आदि। मूर्तिकला डी.पी. राय चौधरी की कृति श्रम की जीत ऐसे आदि है। स्थापत्य कला और मूर्तिकला के बीच जो है अंतर स्पष्ट करें।
तो सबसे पहले देखें तो प्राचाल आकार और दायरा में स्थापत्य कला इमारतों के बनावट और निर्माण को संदर्भित करता है, जबकि मूर्तिकला अपेक्षाकृत छोटे 3 आयामी कलाकृतियों को दर्शन करते हैं। उपयोग की जाने वाली सामग्री की बात करें तो स्थापत्य कला में सामान्यतया विभिन्न प्रकार की सामग्री जैसे पत्थर, लकड़ी, कांच, धातु, रेत आदि मिश्रण का उपयोग किया जाता है। मूर्तिकला का एक भाग सामान्यतया एक ही प्रकार की सामग्री से बना होता है। सिद्धांत की बात करें, स्थापत्य कला में सामान्यतः विभिन्न प्रकार की सामग्रियों जैसे कि पत्थर, लकड़ी, कांच, धातु, रेत आदि के मिश्रण का उपयोग किया जाता है, जबकि मूर्तिकला का एक भाग सामान्य एक ही प्रकार की सामग्री से बना होता है। ताजमहल, लाल किला आदि और जैसे नटराज की मूर्ति, नृत्य करती हुई लड़की आदि। भारतीय वास्तुकला की बात करते तो भारतीय वास्तुकला जो कि कई सदियों के दौरान विकसित हुई है, सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक परिस्थितियों का परिणाम है। भारतीय वास्तुकला पर इतिहास के विभिन्न कालखंडों से संबंधित छाप परिलक्षित होते हैं। हड़प्पा सभ्यता में वास्तुकला की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता की उल्लेखनीय विशेषता नगर नियोजन है। नगर आयताकार ग्रिड पैटर्न पर आधारित होते थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मिट्टी की पक्की ईंटों का उपयोग किया जाता था, जिसे जिप्सम के गारे का उपयोग करके एक साथ जोड़ा जाता था। समकालीन मिस्र में सूखी ईंटों का उपयोग किया जाता था। नगर 2 भागों में विभाजित किया गया था। ऊंचाई पर स्थित शहर के ऊपरी भाग को ऊपरी गढ़ या नागरकोट के रूप में जाना जाता है तथा नगर के निचले भाग को निचला गढ़ नगर या श्रमिक वर्ग के लोगों का आवास के रूप में जाना जाता था। ऊंचाई पर स्थित गढ़ का उपयोग विशाल भवनों जैसे कि अन्नागार, प्रशासनिक भवन, स्तंभों वाला हॉल और आंगन आदि के निर्माण के लिए किया जाता था, जबकि ऊपरी गढ़ में स्थित कुछ भवन शासकों तथा अभिजात वर्गों के निवास थे, जबकि श्रमिक वर्ग शहर के निचले भाग में रहा करते थे। मिस्र और मेसोपोटामियाई सभ्यता के मंदिरों या शासकों के लिए महलों की इन स्थलों से बड़ी स्मारकीय संरचनाएं नहीं मिलती है। उनकी जाल निकासी व्यवस्था बहुत ही उन्नत थी। अधिकांश भवनों में निजी कुएं और स्नानगृह तथा वायु संचार की भी उचित व्यवस्था थी। सड़क की नलियां पर मैनहोल भी बनाए गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता है सार्वजनिक स्नानागार को प्रचलन। मोहनजोदाड़ो में मिला बृहद स्नानागार सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसका उपयोग कर्मकांडीय स्नान के लिए किया जाता था। मौर्य वास्तुकला बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म से प्रभावित था। इनमें निम्न 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। दरबारी कला राज्य के संरक्षण में विकसित हुई तथा इससे महल, स्तंभ, स्तूप आदि शामिल है। लोकप्रिय कला व्यक्तिगत प्रयासों से विकसित हुई, जैसे मूर्तिकला, मृदबान और गुहा स्थापत्य कला। दरबारी कला की बात करें तो महल, कुम्हरार, पाटलिपुत्र मौर्य की राजधानी में स्थित महल, चंद्रगुप्त मौर्य का महल ईरान में परसेपोलिस में आर्केमेनियन महलों से प्रेरित था। अशोक के महल में एक ऊंचा केंद्रीय स्तंभ था और यह 3 मंजिला लकड़ी का ढांचा था। महलों की दीवारों को नक्शियों और मूर्तियों से सजाया गया था। महलों के निर्माण में लकड़ी का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता था। महल की बात करते हैं, चुनार के बलुआ पत्थर का उपयोग किया जाता था। मौर्य स्तंभ में मुख्य रूप से 4 भाग शामिल थे। मुठ, एक लंबा मुठ आधार का निर्माण करता था तथा यह प्रस्तर के एक ही खंड अथवा एकाश मोनोलिथ अवस्था से बना होता था। शीर्ष या ललाट, मुठ के सबसे ऊपर शीर्ष या ललाट को रखा जाता था, जो कमल या घंटे के आकार का होता था। शीर्ष फलक, ललाट के ऊपर शीर्ष फलक के रूप में ज्ञात वृत्ताकार या आयताकार आधार होता था। शीर्ष पशु मूर्ति आयताकार या वृत्ताकार आधार पर शीर्ष मूर्ति सामान्यतः एक बैल, शेर, हाथी जैसे आदि जानवरों का तराशा जाता था। लोरिया, नंदनगढ़ स्तंभ, चंपारण, वाराणसी के निकट सारनाथ स्तंभ का शीर्ष फलक। इसका निर्माण धम्म चक्र प्रवर्तन या बुद्ध के पहले उपदेश की स्मृति में अशोक के द्वारा करवाया गया था। सारनाथ स्तंभ का शीर्ष फलक और पशु भाग भारत का आधिकारिक राष्ट्रीय प्रतीक है। सत्यमेव जयते शब्द को मुंडोपनिषद से लिया गया है। सारनाथ स्तंभ के शीर्ष फलक में 4 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए 4 पशुओं को दिखाया गया है। घोड़ा पश्चिम की ओर, हाथी पूरब की ओर, वृषभ दक्षिण की ओर, शेर उत्तर की तरफ। फारसी अकमेनियन स्तंभों के साथ समानता है। दोनों के द्वारा में पॉलिश किए हुए पत्थरों का उपयोग किया गया तथा कमल और मूर्तिकला की कुछ समान आकृति मिलते हैं।